स्टूडेंट्स पर्टिकुलर केसेस डिस्कस करेंगे इंक्लाइंड प्लेन के बारे में। और इंक्लाइंड प्लेन हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल सरफेस से एक एंगल पे होता है और उस पे फिर हम उसी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई अगर एक ऑब्जेक्ट रखें, जैसे कि हमने वुडन बोर्ड को इंक्लाइंड प्लेन के तौर पर लिया था, और उस पे फिर एक ब्लॉक जो था जिसका मैस एम था वो रखा था। तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस से, जिसको हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी लेते हैं, एक एंगल थीटा बना रहा था इंक्लाइंड प्लेन। और फिर जब हमने उस पे वहाँ पे फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन देखी, तो जो रिएक्टिव फोर्स थी वुडन बोर्ड की या इंक्लाइंड प्लेन की बोर्ड जो हम बात करते हैं, और ये रिएक्टिव फोर्स किसकी वजह से थी? ये एक्चुअली ये रिएक्टिव फोर्स थी, यानी कि इसका एक्शन क्या था? इसका एक्शन था वेट, जो कि ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए ये रिएक्शन फोर्स जो है इंक्लाइंड प्लेन, ये एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है ब्लॉक पे, ताकि उसके वेट को बैलेंस करे। और इसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया था। लेकिन जब हमने इंक्लाइंड प्लेन को देखा, तो यहाँ पे रिएक्टिव फोर्स जो है वो वेट के एंटी पैरेलल नहीं थी, अपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में नहीं थी। एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हो तो तभी ये वेट को टोटली कैंसिल आउट कर सकती है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में नहीं थी, यानी कि एंटी पैरेलल नहीं थी। फिर हमने देखा कि उसकी वजह से क्या है कि वेट को फिर हम देखते हैं कि इसके दो कंपोनेंट एक्ट कर रहे हैं, दो कंपोनेंट इफेक्टिव हैं। और वो दो कंपोनेंट कौन कौन से थे? एक हमने कंपोनेंट देखा था कि वो हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर बनता है टू द एक्स एक्सिस, यानी कि सरफेस के लॉन्ग जो परपेंडिकुलर बनता है हॉरिजॉन्टल सरफेस के लॉन्ग, उसको हमने डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा से कैलकुलेट किया था। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग बनता है, वो हमारे पास आ रहा था, या इस वुडन बोर्ड के लॉन्ग बनता है, वो हमारे पास आ रहा था डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और इसमें हमने देखा था कि डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा जो है ये नॉर्मलाइज होता है वेट से, बैलेंस होता है रिएक्टिव फोर्स से। यानी कि रिएक्टिव फोर्स को बैलेंस आउट कर रहा है वेट का कंपोनेंट कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा। तो इस तरह से रिएक्टिव फोर्स और ये आपस में एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करते हैं। और फिर हमने देखा कि अगर हम डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा की बात करें, तो फिर दरमियान में फ्रिक्शन भी ना हो। ठीक है, वुडन बोर्ड और ब्लॉक के दरमियान में जो ऑब्जेक्ट हमने इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है उसके दरमियान में, और जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके दरमियान में अगर फ्रिक्शन ना हो या बहुत ही कम हो, तो फिर ये जो डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन टू अलोंग द सरफेस ऑफ द प्लेन जो है वो एक्ट करता है, और ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है। ठीक है, मूव करवाता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है ऑब्जेक्ट पे, और जिसकी वजह से वो एक्सलेट कर रहा है, और वो फोर्स फिर न्यूटन के सेकंड लॉ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम ए से। ठीक है, और वेट की जो हमने बात की थी कि इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एम जी से। एम जो भी ऑब्जेक्ट हमने रखा है इंक्लाइंड प्लेन पे उसका मैस होगा, ये भी और ये भी। ठीक है, और यहाँ पे साइन ऑफ थीटा, और फिर हम देखते हैं कि यही वेट का कंपोनेंट जो है ये एक्चुअली इसी मैस को एक्सलेट करवा रहा है, यानी कि उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने पर मजबूर कर रहा है, अगर फ्रिक्शन जो है वो कंसीडर ना की जाए या फ्रिक्शन बहुत ही कम हो। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे जो एक्सलेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो मैस डिपेंडेंट नहीं है, मैस कैंसल आउट हो जाता है। तो हमारे पास फिर ये जी साइन ऑफ थीटा, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है, ये हमारे पास आ जाता है ए उस एक्सलेशन के जो कि जो बॉडी हमने इंक्लाइन प्लेन पे रखी थी उसमें प्रोड्यूस होगा। इसको हम अगर साइड शिफ्ट कर लें, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख लें ए इज इक्वल टू जी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये ए स्टूडेंट्स जो है वो एक्सलेशन है जो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा अलोंग द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, और ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। ठीक है, नीचे की तरफ जो है वो फिसलेगा, मूव करेगा इसी एक्सलेशन की वजह से। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्सलेशन जो है जो कि ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा है ब्लॉक की, जैसे हमने एग्जांपल ली थी उस केस में, यहाँ पे अगर हम देखें कि एक जी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि एक्सलेशन जी पे डिपेंड नहीं कर रहा।
हम सरफेस के करीब करीब हैं तो जी की वैल्यू अर्थ सरफेस के करीब करीब हैं, जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जी पे डिपेंडेंट नहीं है, जी कांस्टेंट है, तो फिर एक्सलेशन जो है वो थीटा डिपेंडेंट है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे एक्चुअली यही पर्टिकुलर केसेस जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि थीटा की किस वैल्यू के लिए एक्सलेशन ज़्यादा होगा और किस वैल्यू के लिए एक्सलेशन जो है वो कम होगा, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करना चाह रहे हैं। तो आप गौर करें कि अगर हम थीटा जो है वो ज़ीरो कर दें, यहाँ पे हम पहला केस डिस्कस करते हैं कि जब थीटा जो है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है, थीटा ज़ीरो हो जाए। तो स्टूडेंट्स अगर हम प्रैक्टिकली देखें थीटा कैसे ज़ीरो होगा, तो उसमें एक्चुअली ये होगा कि ये हमारी ग्राउंड लेवल है और हम जो हमारी इंक्लाइंड प्लेन है उसको भी जो है वो इसी ग्राउंड लेवल के ऊपर ले आते हैं, यानी कि पैरेलल ले आते हैं। तो तब क्या होता है, थीटा ज़ीरो हो जाता है, कोई एंगल जो है वो दरमियान में नहीं रहता, तो हम कहते हैं थीटा ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो जब थीटा ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा अब उस पे वेट का डाउनवर्ड जो वेट टोटली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और रिएक्टिव फोर्स जो है इस इंक्लाइन प्लेन की वो टोटली अपवर्ड रिएक्ट करेगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के टोटली जो है वो एंटी पैरेलल हो जाएंगे और इक्वल होंगे अमाउंट में। तो इक्वल और अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, इसका मतलब है कि एक्सलेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर हम अगर इक्वेशन से भी देखें इसी चीज़ को, तो थीटा ज़ीरो हो तो हम जानते हैं कि साइन ऑफ ज़ीरो डिग्री, यानी कि यहाँ पे हम थीटा की जगह ज़ीरो उसकी वैल्यू पुट करें, ये डिग्री में है, यहाँ पे हम डिग्री का साइन डाल लेते हैं और साइन ज़ीरो की वैल्यू हमने पुट की साइन थीटा की जगह, ठीक है जी, ज़ीरो। और यहाँ पे ये फिर हमारे पास आ जाता है ज़ीरो, साइन ज़ीरो डिग्री ज़ीरो के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर एक्सलेशन जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। अब एक्सलेशन ज़ीरो से क्या मुराद है ये हम देखेंगे। या तो ऑब्जेक्ट अगर मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करता जाएगा, अगर मूव कर रहा है तो, अगर रेस्ट में है तो फिर रेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये आंसर आ जाता है, यानी कि अगर एंगल ज़ीरो हो जाए तो वेट और रिएक्टिव फोर्स आपस में इक्वली इक्वल हो जाएंगी, ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे होगी, कोई एक्सलेशन वेट के कंपोनेंट की वजह से कोई एक्सलेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि वेट के कंपोनेंट की वजह से फिर कोई रिएक्टिव फोर्स कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी जो एक्सलेशन प्रोड्यूस कर सके। तो फिर वेट की वजह से उसकी स्पीड में चेंज नहीं आएगा, अगर वो किसी और फोर्स के इन्फ्लुएंस में है तो उस फोर्स की वजह से एक्सलेशन प्रोड्यूस हो सकता है। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी, और अगर रेस्ट में है तो ब्लॉक रेस्ट में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है जी। और फिर हम नेक्स्ट पर्टिकुलर केस डिस्कस करते हैं। उस केस में क्या है जी, अब हमारे पास जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री हो जाए, ठीक है जी, यानी कि थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या होगा, साइन ऑफ थीटा जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। साइन ऑफ 90 डिग्री जो है ये 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अब मैथमेटिकली फिर हमारे पास एक्सलेशन जो है वो a इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, यानी कि साइन थीटा 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू जी, जी ही आ जाएगा, तो a हमारे पास आ जाएगा g के बराबर, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन के बराबर। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे अगर एक्सलेशन की ये वाली वैल्यू आती है तो तब क्या होगा, पहले तो हम देखते हैं इसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन के किस तरह का जो है वो फिजिकली हमारे पास रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं 90 डिग्री का एंगल कैसे प्रोड्यूस होगा। ये हमारे पास जो है वो ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और इसके साथ साथ हमने जो अपना इंक्लाइन प्लेन है उसको 90 डिग्री पे लेके आना है, ठीक है। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन 90 डिग्री पे आ जाता है ग्राउंड लेवल के मुताबिक, ठीक है, यहाँ पे एंगल 90 का बनेगा, सही है। अब ब्लॉक की बात करें हम, तो यहाँ पे हमने ब्लॉक अगर जो है वो हम यहाँ पे रखें, ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्लॉक हो, तो ऑब्जेक्ट हमने रखा हो, तो अब देखें कि ये ब्लॉक जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट करेगा, और एक्सलेशन इसमें कौन सा प्रोड्यूस होगा, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वजह से, यानी कि उतना ही एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा जितना ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि अगर इन दो सरफेस के दरमियान में फ्रिक्शन ना हो या एडहेसिव फोर्सेस ना हो, यानी कि चिपकने वाली कोई फोर्स ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना लगाई हो हमने जो कि यहाँ पे एडहेसिव फोर्स प्रोड्यूस करे, तो फिर ये ऑब्जेक्ट इस एक्सलेशन यानी कि जी के एक्सलेशन के बराबर जो है वो फॉलो आउट करेगा, जी के एक्सलेशन
की वैल्यू के बराबर इसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा। और फिर इसमें एक चीज़ और भी है कि एयर रेजिस्टेंस भी ना हो तो तब A इज इक्वल टू जी आएगा। अगर एयर रेजिस्टेंस और यहाँ पे सरफेस के दरमियान में फ्रिक्शनल फोर्सेस हों तो तब ए जी के बराबर नहीं आएगा बल्कि उससे कम आएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस और ड्रैग फोर्स ऑफ एयर वो दोनों जो हैं उसकी मोशन को अपोज करेंगी और एक्सलेशन कम होगा जी की वैल्यू से। तो लेकिन अगर ना तो सरफेस की फ्रिक्शनल फोर्स हो ना एयर ड्रैग हो तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली फॉल करेगा अंडर द एक्सलेशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और उस वक्त उस पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो वेट होगी, उसके वेट के बराबर होगी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी जो कि उसके वेट के बराबर होगी। तो ये है स्टूडेंट्स कुछ पर्टिकुलर केसेस इंक्लाइंड प्लेन के बारे में।